देखो, हम लोग एक नया चैप्टर मैथ का लेकर के आए हैं। चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण ये चैप्टर नंबर 4 से तुम्हारा 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। 2 क्वेश्चन रहता है इसमें अथवा करके, द्विघात समीकरण और नहीं। अच्छा, इसमें द्विघात समीकरण, द्विघात यहाँ पर एक है शब्द कि द्विघात। द्विघात को अगर संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा द्वि जोड़ घात। ये द्वि का मतलब होता है दो, द्वि का मतलब दो, और घात का मतलब पावर यानी घातांक। किस पर? दो घात किस पर होगा? घात दो घात किस पर होगा? नहीं। तो चैप्टर नंबर 2 में तुम एक पढ़ा था, पता है ना? चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था बहुपद। एक बहुपद था और इस बहुपद का सामान्य जो सूत्र था मेरे पास वो ax² प्लस bx प्लस c था। ax² प्लस bx प्लस c, ये जो है ना वो इसका मूल ढांचा है। बहुपद, द्विघाती बहुपद, ये इस प्रकार का जो ढांचा से प्राप्त होने वाले जो बहुपद हमको मिले थे वो द्विघाती बहुपद। वहां बहुपद के प्रकार भी देखे थे, है ना? एक रैखिक बहुपद भी था, 2 चर वाले रैखिक बहुपद भी था, 1 चर वाले रैखिक बहुपद भी था, है ना? एक घाती बहुपद था, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, बहुघाती बहुपद, है ना? उन सब चीजों को हम चैप्टर नंबर 2 में देखे थे। यहाँ चैप्टर नंबर 4 में ओनली फॉर द्विघात समीकरण पढ़ना है। ये द्विघात बहुपद, इसको हम कहेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद है ये। अब द्विघात बहुपद समीकरण में कब बदलेगा हम उसकी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले तुमको इस चीज को हम समझाएंगे कि ये द्विघात होता क्या है, द्विघात हम किसको कहेंगे। नहीं, यहां ये x² प्लस bx प्लस c है, ax² प्लस bx प्लस c, जहां a b c ये सभी जो होंगे वो वास्तविक संख्याएं होंगे। वास्तविक संख्याएं में धनात्मक भी आएंगे और ऋणात्मक भी आएंगे, जीरो उसमें शामिल नहीं है। कहने का मतलब कि a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए हर हाल में। द्विघात में, द्विघात बहुपद में a का मान 0 कभी भी नहीं होना चाहिए। b का और c का मान 0 हो सकता है लेकिन a का मान 0 नहीं होगा। फिर यहाँ जो ax दिया गया है वो x जो है वो है चर मान, है ना? और इसको हम कहेंगे अचर मान। चर मान और अचर मान। अचर मान यानी वेरिएबल। तो इसमें जो वेरिएबल है, जो चर मान है वो एक ही है, x। ये b c कांस्टेंट वैल्यू रहेगा। ये b c के जगह पर संख्यात्मक मान रहेगा। ये संख्यात्मक मान तुम्हारा धनात्मक में भी हो सकता है या ऋणात्मक में भी हो सकता है ना? लेकिन x का जो मान होगा वो बदलता रहेगा और इसी चर का अधिकतम घात कितना है? 2 है। इसी चर का अधिकतम घात 2 है, इसलिए इस बहुपद का नाम जो द्विघाती बहुपदी है। यहाँ तो दिक्कत है क्या? यहाँ द्विघाती माने x जो वेरिएबल है तुम्हारा उस पर अधिकतम घात 2, अधिकतम घात 2, यहाँ पर 1 रहता है, इसलिए इसका नाम द्विघाती बहुपद पड़ा। अब द्विघाती बहुपद को अगर ax² भी कह देंगे, है ना, तो एक पदी, ये द्विघाती एक पदी है। अब यहाँ पर
बी एक्स कर देंगे द्विपदी हो जाएगा, और प्लस सी कर देंगे तो द्विघाती बहुपद हो गया। क्लियर? ये हम यहां बोले थे कि ये का मान 0 कभी नहीं होना चाहिए, तो ये एक्स स्क्वायर और बी, इसमें बी और सी दोनों 0 है, क्योंकि अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की बात करें, ठीक है ना, तो ए का मान 0 कभी नहीं होगा, बी का मान 0 हो सकता है, सी का मान 0 हो सकता है। ऐसे स्थिति में ये एक्स स्क्वायर प्लस 0 ये एक्स स्क्वायर बनेगा, मतलब कि ये का मान 0 अगर हो जाता है तो क्या होता है, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर ये का मान 0 कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये बनकर के क्या हो जाएगा 0, और ये बी एक्स प्लस सी हो जाएगा, यानी बी एक्स प्लस सी के रूप में आएगा। तो इसमें जो प्राप्त हुआ हमको वो कहीं पर द्विघाती नहीं दिखाई पड़ रहा है। चर मान है, वेरिएबल जो है उस पर घात 2 दिखाई नहीं पड़ रहा है ही नहीं, क्योंकि हमने ये इज इक्वल टू 0 डाल दिया है, तो 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो वो टर्म गायब हो गया, इसलिए हम इसको द्विघाती नहीं कहेंगे, ये हमारा नहीं हो जाएगा। ठीक है, यहां तक हम लोग इसको देखें। अब चलते हैं द्विघात समीकरण, इसको तुमको लिख लेना चाहिए था यहाँ पर, a इज नॉट इक्वल टू 0, ये थ्योरी तुमको कम से कम लिख लेना चाहिए था नीचे, यहाँ पर इसको मिटा करके, ये वाला इतना लिखो, फिर इसको मिटाएंगे हम। मतलब कि तुमको द्विघाती बहुपद किसे कहते हैं, द्विघाती बहुपद किसे कहते हैं, है ना, लिखेंगे 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक पदों वाले वैसे बहुपद जिसके चर पर अधिकतम घात 2 हो, उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। 2 या 2 से अधिक पद वैसे बहुपद जिसके चर पर अधिकतम घात 2 हो, उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं, जिसका तुमने सामान्य इसका जो सूत्र का जो ढांचा देखा था वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिखा था, ये बहुपद है नहीं, लेकिन जब इज इक्वल टू 0 अगर कर देते हैं, ठीक है, जब ये 0 इज इक्वल टू 0 कर देते हैं तो ये जो चीज है वो 2 पार्ट में बट गया, इज इक्वल टू के बाएं साइड जो है वो कहलाएगा एल एच एस, और ये जो है वो क्या कहलाएगा आर एच एस। सो इस प्रकार अगर तुमको मिल रहा है समीकरण ढांचा, तो उसको कहेंगे द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। और जब तक हम 0 नहीं देंगे वो समीकरण नहीं कहलाएगा, बहुपद ही रहेगा। समीकरण के लिए 2 पक्ष होना जरूरी है, LHS और RHS, और इन दोनों को डिवाइड करेगा कौन, इज इक्वल टू। इधर यहां पर अगर इसको तुम ऐसे लिख सकते हो तो तुम्हारा गलत नहीं होगा, कैसे कि यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू माइनस सी करेंगे तो ये भी द्विघात समीकरण है, ठीक है ना। यदि ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी एक्स माइनस सी करेंगे तभी है, बशर्ते कि दोनों पक्ष मिलना चाहिए, LHS और RHS, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया द्विघात समीकरण। अच्छा, ये द्विघात समीकरण में जानते हो ना कि ये समीकरण जो हम लोग को इसमें दिया हुआ है ना, वो चर का मान निकालने के लिए दिया हुआ है। चर का जो मान x है उस x का मान निकालने के लिए दिया हुआ है, ठीक है, यही तुमको समझना है, पढ़ना है। और x का मान यानी 2 वैल्यू प्राप्त करने के लिए हम तुमको 2 तरह से बताएंगे, एक द्विघाती सूत्र को लेकर के और एक जो है वो तुम्हारा गुणनखंड विधि द्वारा। गुणनखंड विधि जैसे कि एक एग्जांपल हम लेकर के बताते हैं। एग्जांपल कहता है कि
एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 अगर कर दें और कह दें कि इसमें x का वैल्यू निकालिए, है ना, तो x का अधिकतम घात 2 है तो इसका 2 वैल्यू प्राप्त होगा। आगे जो तुमको बताएंगे इस एक्सरसाइज के बाद उसमें 2 वैल्यू तुमको बताएंगे अल्फा और बीटा के रूप में। द्विघात समीकरण में जो चर है इसके लिए 2 वैल्यू प्राप्त होगा, अल्फा और बीटा। नहीं, वो 2 वैल्यू प्राप्त करने के लिए हमारे पास 2 रास्ता है, एक द्विघाती सूत्र के द्वारा और एक गुणनखंड के द्वारा। बाकी आगे और भी तुमको बताएंगे, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि भी मिलेगा। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से भी हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। और इस टाइप का क्वेश्चन तुमको क्लास 8 में बहुत सारा बार दिए थे गुणनखंड करने के लिए। याद होना चाहिए कि ऐसा ऐसा गुणनखंड तुमने कई बार किया था, लेकिन बस गुणनखंड तक सीमित था, वो हम वैल्यू नहीं निकाले थे। अभी वैल्यू निकाल करके तुमको दिखा देते द्विघात समीकरण के लिए गुणनखंड विधि द्वारा, द्विघात समीकरण के चैप्टर में। नहीं, अब इसको जो है वो हम लोग क्या करते थे कि ये जो चीज है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूप में है। a के जगह पर क्या है, 1 है, b के जगह पर क्या है और c के जगह पर 10 है। हम लोग क्या करते थे कि a इंटू सी करते थे, मतलब प्रथम पद का संख्यात्मक मान और अंतिम पद का संख्यात्मक मान लेकर के गुना करते थे। प्रथम पद का इस एग्जाम्पल में संख्यात्मक मान 1 है और अंतिम पद का 10 है, तो 1 गुने 10 इज इक्वल टू 10। और 10 को यानी जो गुणनफल प्राप्त हुआ, वो जो गुणनफल हमारा प्राप्त हुआ 10, उसको इस तरह से डिवाइड करना है 2 पार्ट में कि उस जो 2 पार्ट में जो डिवाइड होगा, जो अंक प्राप्त होगा उसका योग कितना होगा, 7 के बराबर। नहीं, कहीं घटाना पड़ता है, कहीं जोड़ना पड़ता है। यहां पर हम तुमको जोड़ने की बात करेंगे क्योंकि यहां पर प्लस दिया हुआ है, ठीक है। तो मेरे दिमाग में एक चीज आया कि 2 गुने अगर 5 करते हैं तो क्या हो जाता है 10। तो ये 10 को 2 भाग में बांट दिए, 2 और 5 के भाग में बांट दिए। अब 2 और 5 को तुम जोड़ के देखो कितना होता है, 7 होता है। मतलब कि वो 2 जो अंक प्राप्त हुआ 2 और 5 उसको गुना किए तो जो गुणनफल है वो गुणनफल आ जा रहा है, और जोड़ने पर बीच वाला पद 7 है तो वो 7 आ रहा है। इसमें टारगेट यही रहता है कि बीच वाला पद को तोड़ करके उसको 4 भागों में बांटना है इस समीकरण को। इसमें 3 पद है, 1 2 3, बीच वाला पद को तोड़ करके इसको 4 पदों में विभाजित करना है ना। और बीच वाला पद तोड़ने का हिसाब क्या है कि a और c के संख्यात्मक मान को लेकर के गुना करना, जो गुणनफल आएगा उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। और अगर नहीं तो और भी तुम तरीका है जो कि उस समय बताए थे, सो अप्लाई कर सकते हो तुम, कोई बात नहीं। सो यहां पर इस चीज को अगर नहीं लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिलहाल तुमको अभी लिख करके बता रहे थे, डायरेक्ट हम यहां से यहां चलाते हैं और यहां पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x, 2 और 5 7x और 2 5 10। प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए। अब इसमें से 4 पद विभाजित हो गया ना, 2 पद का, और इज इक्वल टू 0 देना जरूरी है, समीकरण है ना, वैल्यू निकालेंगे इसीलिए, ठीक है। तो x और x प्लस यहां क्या हो जाएगा 2 प्लस 5 और x प्लस 2 कंप्लीट है। ये सब तुम लोग पढ़े हो, जान रहे हो। ये x प्लस 2 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब यह है कि x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू भी 0। सो यहां पर x इज इक्वल टू, ये 2 उधर जाएगा तो -2 है, और x इज इक्वल टू -5
5। सो देखो x का 2 वैल्यू निकला, x का 2 वैल्यू निकला, -2 और -5, है ना। यही है तुम्हारा आंसर। और द्विघात समीकरण को हल करेंगे हम गुणनखंड विधि से, तो यही एक विधि है जो हल कर सकते हैं। क्लियर? तो इस एग्जाम्पल को उतारो और अब एक्सरसाइज पर चलेंगे हम, तब फिर आगे जो चीज है वो बताएंगे।